हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने उपसर्ग प्रत्यय पर बातचीत किया था और आज मैं विलोम पर बातचीत करूंगा कि विलोम शब्द को कैसे पहचानें, किन ट्रिक्स के माध्यम से उसको पहचानें और सही मायने में विलोम शब्द बनता कैसे है। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके पहले कुछ व्याकरण की किताबों से हम विलोम शब्दों को याद कर लेते हैं। अगर वो याद किया हुआ प्रश्न आ गया तो हम सही उत्तर कर देते हैं, लेकिन कई बार उसके विकल्प को देखकर कन्फ्यूजन शुरू होने लगता है कि किसका सही विकल्प है, विलोम कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि कई बार जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो विलोम शब्द पूछा गया है उसका विलोम भी रहता है, उसमें उसका पर्यायवाची शब्द भी रहता है। तो कई बार जल्दीबाजी में हम जो पर्यायवाची शब्द है उसको टिक लगा के चले आते हैं, ध्यान नहीं देते हैं तो। और कई बार विलोम शब्द बहुत ही माइनर अंतर करके उससे मिलते जुलते तीनों विकल्प में शब्द मिलते रहते हैं। तो हम आज देखने की ये कोशिश करेंगे कि सही मायने में सटीक विलोम को कैसे पहचानें। तो हम पहले देखेंगे कि विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। विलोम, अगर योगा की बात करें तो अनुलोम विलोम करके एक शब्द यूज होता है, लेकिन व्याकरण में विलोम का मतलब होता है, कई जगह इसको लिखा जाता है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द इसको हम लिखते हैं कि जब किसी शब्द का कोई उल्टा अर्थ जहाँ पर होता है वह विलोम कहलाता है। मतलब जो उल्टा अर्थ होता है, विपरीत अर्थ होता है, वह विलोम कहलाता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अपोजिट। अंग्रेजी में भी कई बार हम खूब याद करते हैं और हिंदी में तो व्याकरणों में खूब ढेर सारे विलोम शब्द दिए गए हैं और उन्हीं में से आते ही हैं। तो शाब्दिक रूप में हमने देखा कि विलोम उसे कहा जाता है जो शब्द विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं। किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले शब्द को हम विलोम कहते हैं। इसका दूसरा नाम है विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, ये DSSB के परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा TGT PGT का जो एग्ज़ाम देने जाएगा, लगभग 125 में से व्याकरण के सवाल करीब 50% रहते हैं, तो उसमें विलोम से कई सवाल रहते हैं, करीब 8-10 सवाल तो विलोम से रहते ही हैं। तो इनको सही करना काफ़ी ज़रूरी होता है अगर आप फाइट में रहना चाहते हैं तो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कुछ उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कि जैसे रात का जो विलोम हो गया वो दिन हो गया। सामान्य रूप से समझा रहा हूँ अभी, छोटा का बड़ा, यही कहने का मतलब था कि किसी भी शब्द का जब विपरीत अर्थ देने वाला शब्द आता है वही विलोम कहलाता है। जैसे रात है तो यहाँ पर दिन है। अब इसको पहचाने कैसे, सटीक विलोम को कैसे पहचाने, तो ध्यान देने वाली बात है, एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। विलोम शब्द भी वही सटीक होंगे अगर संज्ञा का पूछा गया है, संज्ञा शब्द है तो उसका जो विलोम होगा वो संज्ञा ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा अग्नि, अग्नि शब्द लिखा तो इसका जो विलोम होगा वो जल होगा। ठीक है, अगर मैंने आग लिख दिया, आग लिख दिया तो इसका जो विलोम होगा वो पानी होगा। देख रहे हैं कि दोनों शब्द एक ही टाइप के हैं, लेकिन दोनों का विलोम जो है वो अलग अलग हो रहा है। इसका कारण मैं बताऊंगा। अभी ध्यान रखिए कि जो संज्ञा शब्द है वो उसका विलोम संज्ञा होगा। दूसरा, अगर कोई विशेषण शब्द है, विशेषण, तो उसका विलोम विशेषण ही होगा, दूसरा कोई विलोम नहीं होगा। अगर विकल्प में जो 3 शब्द और दिए हैं तो उसमें तो एक इसका पर्यायवाची शब्द रहता है कन्फ्यूजन करने के लिए, जल्दीबाजी में जो परीक्षार्थी रहते हैं उनको कन्फ्यूज करने के लिए, और एक एकदम सही रहता है। 2 जो रहते हैं वो अलग अलग शब्द रहेंगे, उसमें आपको वो भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई शब्द संज्ञा है तो विकल्प में आप पहले देखिए कि संज्ञा शब्द कौन दिया गया है। ठीक है, पर्यायवाची को छोड़कर फिर आप उसको पकड़िए। अगर विशेषण शब्द है तो उसको देखने की कोशिश कीजिए कि विशेषण शब्द कौन है। जैसे मैंने लिखा उदाहरण के लिए अच्छा, अच्छा शब्द है तो इसका विशेषण बुरा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से खोजने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने लिखा अच्छाई, अब तो इसका जो होगा वो होगा बुराई। मिलते जुलते शब्द रहेंगे, मतलब कि अगर विशेषण है तो वो विशेषण ही रहेगा, संज्ञा शब्द उसका विलोम नहीं हो सकता है। इसके अलावा देखें, अगर क्रिया है, अगर क्रिया शब्द है
तो उसका विशेष जो विलोम होगा वो क्रिया होगा। जैसे मैंने लिखा आना, तो इसका विलोम हो गया जाना। इसी तरीके से मैंने लिखा आगत, तो उसका जो विलोम होगा अनागत। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो क्रिया विशेषण रहेगा, क्रिया विशेषण, तो उसका जो विलोम रहेगा वो भी क्रिया विशेषण ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्रिया विशेषण का उदाहरण देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्रिया विशेषण में जैसे मैंने उदाहरण दिया, घटती का जो विलोम होगा, घटती शब्द मैंने लिखा तो इसका विलोम होगा बढ़ती। ठीक है, तो देख रहे हैं क्रिया विशेषण जो है वही उसका विलोम हो रहा है, उसी शब्द का विलोम हो रहा है। पांचवा देखते हैं, अगर कोई तत्सम शब्द है तो उसका विलोम क्या होगा, तत्सम ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक उदाहरण दिया था अग्नि का। ठीक है, ये तत्सम में आएगा, यहाँ पर दोबारा मैं दे दे रहा हूँ अग्नि, तो इसका जो विलोम आएगा वो तत्सम शब्द ही रहेगा। अगर इसी को आग लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, और इसका पानी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर तत्सम शब्द है तो तत्सम होगा, और तद्भव शब्द है तो तद्भव होगा। तो मोटे तौर पर ये देखने की कोशिश है कि आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि संज्ञा में कौन कौन से शब्द आते हैं। खासतौर से जो संज्ञा 5 प्रकार की होती है उन संज्ञाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। फिर विशेषण के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि विशेषण कौन सा शब्द विशेषण किसे कहते हैं, उससे मिलता जुलता जो शब्द है उसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे। क्रिया का जो विलोम होगा वो क्रिया में ही कन्वर्ट होकर जो रहेगा वो रहेगा। इसी तरीके से क्रिया विशेषण, तत्सम, तद्भव जो शब्द रहेंगे उनका विलोम तत्सम और तद्भव रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो ट्रिक है उसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए कि ये जो शब्द है वो कौन सा है, संज्ञा है कि विशेषण है कि क्रिया है कि तत्सम है कि तद्भव है कि क्या है, तो उसका उसी के अनुसार विलोम आप खोजिए। ठीक है, तो ये देखना है। अब हम देखते हैं कि जो विलोम है वो बनता कैसे है। विलोम बनता कैसे है, इसके पीछे मैं उपसर्ग के बारे में बतलाया था, तो आज वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको कि उपसर्ग लगाकर विलोम बनते हैं। उपसर्ग से मिलकर कई शब्द विलोम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन कौन उपसर्ग हैं जो कि विलोम बनाते हैं। पहला है अ उपसर्ग के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, जैसे मैंने लिखा न्याय, न्याय शब्द लिखा तो इसका विलोम होगा अन्याय। ठीक है, और हम अपने व्यवहारिक ज्ञान से भी कई बार विलोम शब्दों को पकड़ लेते हैं। जैसे अंग्रेजी में कई बार हम शब्दों के पहले डिस लगा देते हैं या फिर इन लगा देते हैं, जैसे एलिजिबल, इनएलिजिबल। ठीक है, क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, तो हर शब्द में कई बार इन और डिस लगा देते हैं, लेकिन क्या ये सभी शब्दों के लिए है? ऐसा नहीं है। उसी तरह से क्या जो उपसर्ग लग रहा है वो क्या सभी शब्दों के लिए है? नहीं। कहाँ कहाँ अ लगाकर विलोम बनेगा उन्हीं शब्दों को हम देखते हैं, और भी जो उपसर्ग हैं उनके माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा उदाहरण अगर मैं दूँ, जैसे मैंने लिखा प्रत्यक्ष। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा? अप्रत्यक्ष। ठीक, जैसे मैंने लिखा सामान्य, तो कई जगह इसका जो विलोम है वो विशेष भी होता है और कई जगह लिखा रहता है असामान्य। ठीक, असामान्य ये भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा मैं विसर्ग बता रहा हूँ अन, ये विसर्ग लगाने से भी कई शब्द बनते हैं। जैसे मैंने लिखा औपचारिक, औपचारिक, तो इसके पहले अन लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अनौपचारिक। तो इन्हें भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे विसर्गों के माध्यम से विलोम बनते हैं। ठीक है, तो जब शब्द आप देखिए तो ये भी ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि कौन सा विसर्ग उपसर्ग किसके पहले लग सकता है। ठीक है, दूसरा मैं उदाहरण दूं अगर औपचारिक के अलावा, तो जैसे मैंने लिखा आवरण, आवरण। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनावरण। ठीक है, तो ये विलोम हो गया। इसके अलावा जो तीसरा उपसर्ग है अप उपसर्ग लगता है। जैसे मैंने लिखा
यश, तो इसके पहले लग जाएगा अपयश। और पिछले क्लास में मैंने बताया था, जैसे मैंने लिख दिया कीर्ति, तो ये हो गया अपकीर्ति। ठीक, इसी तरीके से मान शब्द है, तो इसके पहले हो गया अपमान। ध्यान देने वाली बात है कि अप शब्द लगेगा तभी इसका विलोम होगा, वरना अगर सम शब्द लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। ठीक है, तो वो विलोम के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि इस शब्द की और वो शोभा बढ़ा रहा है, अर्थ में बदलाव कर रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अप शब्द लग रहा है तो उसके विलोम की तरफ संकेत कर रहा है। तो मेरी बात और क्लियर हो रही होगी। चौथा जो उपसर्ग है उसमें हम देखते हैं निर। निर उपसर्ग ये लग कर कई शब्द बनते हैं, जैसे मैंने लिखा निरादर। ठीक, ये किसका है, आदर का विलोम है। आदर शब्द में निर शब्द लग गया तो निरादर, ये क्या हो गया, विलोम हो गया इसका। ठीक है, इसके अलावा मैं लिख रहा हूँ साकार, जैसे मैंने शब्द लिखा साकार, तो इसका क्या विलोम हो जाएगा, निराकार। ठीक है, साकार और निराकार, ब्रह्म की जब हम बात करते हैं तो इन शब्दों का ज़्यादा जिक्र होता है। ठीक है, साकार निराकार। तो आप समझ गए होंगे कि निर जब शब्द लगता है तो कैसे उसका विलोम शब्द हो जाता है। किसी भी शब्द में अगर निर उपसर्ग लग जाता है तो वो विलोम की तरफ इंडिकेट करता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ और उपसर्ग हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। उम्मीद है कि इसको आप नोट कर लिए होंगे, और देखिए तो आप फोटो भी इसका खींच सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से शायद लिखना होगा, निर शब्द मैंने लिखा था। ठीक है, निर, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। निर में मैंने बताया था आदर का जो है वो निरादर, और जैसे मैंने लिखा दोष ना, तो इसका हो गया विलोम निर्दोष। ठीक, इस तरीके से भी विलोम हो जाता है। तो इसको आप अभी नोट कर लीजिए। आगे मैं देखता हूँ और कौन कौन से उपसर्ग हैं। उम्मीद है कि ये भी लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। ये विलोम शब्द पहचानने में अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर इन ट्रिक्स को आप अपना लेते हैं तो। हम अगला जो उपसर्ग है देखते हैं निस। निस, कई तरीके के निस हैं। ठीक है, इन निस के बारे में भी जानना जरूरी है। इनसे जो विलोम बनते हैं उन शब्दों को हम देखते हैं। जैसे मैंने लिखा सचेष्ट, एक शब्द मैंने लिखा सचेष्ट, तो इसका हो गया निश्चेष्ट विलोम। ठीक, इसके अलावा मैंने शब्द लिखा सक्रिय। सक्रिय शब्द लिखा तो ये क्या हो गया, इसका विलोम निष्क्रिय। देख रहे हैं आप, उपसर्ग लग जा रहा है। ठीक है, तो ये पकड़ में आ जाएगा कि सक्रिय का जो विलोम होगा वो निष्क्रिय होगा। इसके अलावा मैं लिख रहा हूँ शुल्क, तो ये हो जाता है निशुल्क। ठीक, कई बार शुल्क को लोग जल्दी में शुक्ल भी लिख देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि शुल्क कैसे लिखा जाता है। इसको अब देखिए, कई बार इसको लिखने के लिए बोल दिया जाता है तो तुरंत गड़बड़ हो जाता है कई लोगों से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा मैंने लिखा जैसे कर्म, तो इसका क्या हो गया, दुष्कर्म। कर्म का विलोम हो गया दुष्कर्म। कई बार क्या होता है, ये जो निस है, ये निस है और ये निस है, ये सब स और सत के विलोम में आते हैं। आप देख रहे हैं ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत स से हो रही है, या फिर मैंने लिखा है यहाँ पर सज्जन। सज्जन का क्या हो जाएगा, दुर्जन। ठीक, तो जब आप संधि पढ़ रहे थे तो उस समय सज्जन शब्द आया हुआ था, सतजन। तो जब कोई किसी भी शब्द की शुरुआत स से हो रही है या सत से हो रही है तो उसके पहले विसर्ग लग जाएगा, ये उपसर्ग लग जाएगा जो कि इसका विलोम बना देगा। आप देख रहे हैं उदाहरण के माध्यम से। तो आप ध्यान दीजिए कि स और सत जब आता है तो इसका विलोम इन उपसर्गों से होता है। और फिर अगर ये शब्द आते हैं तो इनके पहले कु या दु भी लग जाता है। कई बार कु उपसर्ग और दु उपसर्ग, ये भी उपसर्ग है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सुपुत्र, तो ये हो जाता है कुपुत्र। ठीक, इसी तरीके से अगर दूसरा उदाहरण दें तो ये सज्जन, सज्जन का हो गया
दुर्जन। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार इन शब्दों के बाद, इन शब्दों से जिन शब्द की शुरुआत होती है उसमें कु और दो उपसर्ग भी लग जाता है, जो कि इसके विलोम को बनाता है। तो इस उपसर्ग के बारे में आप देख लिए। इसके अलावा उपसर्ग है प्रति। प्रति उपसर्ग से भी विलोम शब्द बनते हैं। जैसे मैंने लिखा आगमन, आगमन, इसका विलोम हो गया प्रत्यागमन। ठीक, आगमन का विलोम प्रत्यागमन। इसी तरीके से मैंने लिखा वादी, वादी शब्द है, इसका विलोम हो गया प्रतिवादी। ठीक, तो ये प्रति शब्द है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, और जिन शब्दों के पहले प्रति उपसर्ग लग जाता है उनका कैसे विलोम होता है, आगमन का प्रत्यागमन, वादी का प्रतिवादी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। इसके अलावा एक और उपसर्ग है, उससे कैसे शब्द बनते हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा वी उपसर्ग, वी, वी से कई शब्द बनते हैं। जैसे मैंने लिखा देश। ठीक, तो ये क्या हो गया, विदेश। ठीक, देश का विलोम विदेश। इसके साथ मैंने लिखा और उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा वीरा, राग, राग, तो इसका विलोम हो गया विराग। ठीक है, तो वी उपसर्ग लगने से कैसे विलोम बन रहे हैं ये मैंने उदाहरणों के माध्यम से बताया। अब तक के लेक्चर में मैंने ये बताने की कोशिश की कि जो विलोम शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और विलोम को कैसे पहचाने। अगर संज्ञा शब्द है तो उसका विलोम संज्ञा शब्द ही रहेगा, विशेषण है तो उसका विलोम विशेषण ही रहेगा, क्रिया है तो विलोम क्रिया रहेगा, क्रिया विशेषण है तो विलोम क्रिया विशेषण रहेगा, अगर तत्सम है तो उसका विलोम तत्सम ही रहेगा, तद्भव है तो तद्भव ही रहेगा। इससे आप परीक्षाओं में इसको पकड़ सकते हैं। जल्दीबाजी में विलोम को हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको बहुत याद करना पड़ता है। आप कितने विलोम शब्दों को याद करेंगे? कुछ ट्रिक्स अपने लाइफ में अपनाइए, उससे आप परीक्षाओं में जाकर अच्छा सही उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब देखने की ये कोशिश करेंगे कि महत्वपूर्ण परीक्षाओं, खासतौर से DSSB, TGT, PGT, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या अन्य जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें कहाँ कहाँ विलोम शब्द कौन कौन से पूछे गए हैं, उन पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। और जो भी मैं विलोम शब्द अभी उनकी चर्चा करने जाऊँगा उसको आप नोट कर लीजिए, और यही सब घूम फिर कर हर परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा धैर्य रख कर आप पूरा हल कर लीजिए। कुल 20-25 विलोम हैं जो कि लगभग हर परीक्षा में इधर उधर से आते रहते हैं, उनका रिपीटेशन होता रहता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा पहला हर्ष, हर्ष शब्द लिखा, हर्ष का जो विलोम होगा वो क्या होगा, विषाद। ठीक है, हर्ष माने होता है खुशी, तो विकल्प में खुशी भी दे देगा, उल्लास भी दे देगा, लेकिन इसका जो सटीक विलोम है वो भी लिखा रहेगा। तो आपने देखा हर्ष शब्द जो है इसका सटीक जो विलोम है वो विषाद है। इसके बाद मैंने लिखा फटकार, फटकार मतलब ऐसे लग रहा है कि किसी को डांटना, फटकारना, तो इसका जो विलोम होगा वो दुलार है। ठीक है, इसके अलावा विकल्प में 3 शब्द और रहेंगे जो कि केवल क्वेश्चन बनाने में सहयोग करेंगे, वरना जो इसका सटीक उत्तर है वो दुलार होगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। अगला मैंने लिखा गणतंत्र, गणतंत्र, तो आप देख रहे हैं गणतंत्र का विलोम क्या होगा, ये होगा राजतंत्र। ठीक, कई बार गणतंत्र को लोकतंत्र भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, और गणतंत्र मतलब लोगों का जो तंत्र है, लोगों जिसमें जनता मालिक होती है। राजतंत्र मतलब जिसमें राजा ही सब कुछ होता है। ठीक, गणतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है, तो उसके लिए गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है, तो ध्यान रखिए कि गणतंत्र का जो विलोम होगा वो राजतंत्र होगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है, इसका सटीक विलोम। फिर हम देखते हैं कि गुण शब्द, ये सब कई बार एग्जाम में आए हैं। गुण का होगा अवगुण। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण मैं बताने जाता हूँ। गौरव, कई लोगों का नाम भी होता है गौरव। ठीक, तो उनका विलोम क्या है, इस शब्द का विलोम क्या है, विलोम है लाघव। और ध्यान देने वाली बात है कि ये शब्द बना कैसे है। गौरव शब्द बना है गुरु शब्द से, और लाघव शब्द बना है लघु शब्द से। अब आपको याद करने की जरूरत ज़्यादा नहीं होगी। गुरु से गौरव बना है और लघु से लाघव, तो गुरु का विलोम क्या होगा, लघु होगा।
मैं छंद जब पढ़ा रहा था तो लघु और गुरु की बात बार बार आ रही थी। तो अब ध्यान रखिए, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ सृष्टि। सृष्टि मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, ठीक है। तो एक तो विकल्प में निर्माण भी लिख सकता है, लेकिन आपको इसका विलोम लिखना है तो हो जाएगा प्रलय, ठीक। सृष्टि है तो प्रलय है। कई बार यहाँ पर विकल्प में लिख देगा विनाश, तो वो इसका सही उत्तर नहीं होगा। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर जैसा शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, तत्सम है, तद्भव है, तो उसी का दूसरा जो रूप आपको विकल्प में दिखाई देगा वही सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो अगला है स्वप्न। स्वप्न मतलब सोना, सोने से मतलब है मतलब जागरण। इसका जो विलोम होगा वो जागरण है, ठीक है। अगला विलोम है जो परीक्षा में ज़्यादातर आता है आर्द्र। आर्द्र, ठीक। आर्द्र मतलब विकल्प में गीला शब्द दिया हुआ था, लेकिन इसका जो विलोम होगा वो होगा शुष्क, ठीक है। आर्द्र मतलब शुष्क। ये सब भूगोल में कई बार आप पढ़ते होंगे कि आर्द्रीय क्षेत्र या शुष्क क्षेत्र, इस टाइप से ये ज़्यादातर शब्द वहीं पर प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आर्द्र है तो इसका दूसरा कोई कमज़ोर शब्द नहीं रहेगा, जैसा इसका है रूप वैसा ही रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, कुटिल शब्द है। कुटिल, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कुटिल, कुटिल का मतलब होता है रिजु, ठीक। रिजु इसका विलोम है, तो इसको याद कर लीजिए। फिर मैंने लिखा आवाहन। आवाहन, आवाहन का विलोम विसर्जन, ठीक। कई बार हम मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं तो उसी के है कि आवाहन का जो विलोम है वो विसर्जन है, ठीक है। इसके बाद है परुष। परुष एक शब्द है, बहुत ही परीक्षा में आता है, इसको ध्यान में रखिए। पुरुष शब्द मैंने नहीं लिखा है बल्कि परुष लिखा है। परुष मतलब होता है कठोर। कठोर का विलोम क्या होगा? कोमल। तो ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। परुष मतलब कोमल, इसका विलोम होगा। अगला विलोम है आसक्त। आसक्त माने इसका जो विलोम होगा अनासक्त। आप देख रहे हैं कि इसमें उपसर्ग लग गया, अन उपसर्ग लगा है तो अनासक्त हो गया, ठीक है। इसके साथ अगला उदाहरण देखते हैं। मैं अभी साइड में हो जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला उदाहरण देखते हैं उपजाऊ। ये यूपी पीजीटी 2013 में सवाल आया था और काफ़ी विवादित सवाल रहा कि उपजाऊ का सही मायने में विलोम कौन सा होगा। तो विकल्प में बंजर भी दिया था और ऊसर भी दिया था, ठीक है। तो ये प्रश्न कोर्ट में चला गया था, फिर बाद में दोनों आंसर सही माने गए थे। तो उपजाऊ कई जगह इसको लिखेगा ऊसर भूमि, ऊसर, और कई जगह बंजर। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कई बार अन शब्द लग जाता है तो अनुपजाऊ भी लिख देता है। तो इसके 3 आप देख रहे हैं कि विलोम शब्द हो जा रहे हैं। तो ये काफ़ी विवादित टाइप का शब्द है, कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर कोई पेपर सेट करने वाला तीनों शब्द दे देगा तो फिर तो इसको 100% कोर्ट में जाना है इस प्रश्न को। तो ध्यान रखिए, इस शब्द को आप नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट करके। फिर अगला शब्द है परिश्रम। परिश्रम मतलब मेहनत करना। तो यहाँ पर क्या है? विश्राम। अभी ये कोई नहीं लिखा है, आराम नहीं लिखा हुआ है शब्द। परिश्रम जैसा शब्द है उसी के टक्कर का जो उसका होगा विलोम उसी शब्द का होगा, ठीक है। तो परिश्रम हो गया, का विलोम हो गया विश्राम। अगला शब्द है सुषुप्ति। सुषुप्ति शब्द देखिए कैसे लिखा गया है। कई बार इंटरव्यू में बोर्ड पर इन शब्दों को लिखने के लिए भी दे देता है, तो कई लोग नहीं लिख पाते हैं। ध्यान में रखिए, पहले दंत स है, फिर छोटाऊ की मात्रा है, फिर मूर्धन्य स है, फिर छोटी की मात्रा है। सुषुप्ति, सुषुप्ति का जो है वो है जागृत, जागरित, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक उदाहरण दिया हुआ था। अच्छा, इधर स्वप्न का जागरण दिया था, यहाँ पर सुषुप्ति का है जागृत। सुषुप्ति मतलब कोई व्यक्ति एकदम सोया, उसको होश नहीं है, लेकिन जागृत का मतलब जागा हुआ है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। उत्थान, उत्थान शब्द है। उत्थान का जो विलोम होगा वो क्या होगा? पतन। खासतौर से इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि फला जो का शासनकाल था या फिर फला राजा का जो पतन का कारण क्या था, मुगलों के पतन का कारण, ठीक है, अंग्रेजों के पतन का कारण। इसी तरीके से मगध साम्राज्य के पतन का कारण। उत्थान और पतन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, ठीक। फिर मैं अगला जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ वो है स्वजाति।
स्वजाति। ठीक, आप देख रहे हैं कि इसमें पहले से ही उपसर्ग लगा हुआ है, सु उपसर्ग लगा है, इसमें संधि हुई है। आप कमेंट करके बताइए कि संधि कौन सी संधि है स्वजाति में। जैसे स्वागत शब्द है वैसे ही स्वजाति शब्द है, तो ये बताइए इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा, विजाति। ठीक है, स्वजाति का विलोम विजाति। इसी तरह से अगला शब्द है स्वधर्म। अब स्वधर्म शब्द है तो इसी के आधार पर आप नहीं बता देंगे कि इसका जो विलोम है वो विधर्म होगा, ऐसा नहीं है। स्वधर्म है तो इसका विलोम होगा परधर्म। ठीक, तो हमने इतने शब्दों को अभी देखा है, कुछ शब्द और बचे हुए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जिन्होंने नोट कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नोट करते जाइए। तो हमने देखा कि किस तरीके से किन शब्दों का विलोम क्या होता है, तो इसको पकड़ने की आपको मैंने ट्रिक भी बताई और उदाहरण से मैं बता रहा हूँ। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे शब्द हैं जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, कठिन शब्द हैं। वैसे तो विलोम जब आप पढ़ेंगे व्याकरण में तो बहुत सारे शब्द हैं। जब आप हरदेव बाहरी की किताब को पढ़ेंगे तो उसमें 1600 शब्दों को दिया है विलोम, तो उन 1600 को याद करना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप याद भी कर लेते हैं तो कई बार परीक्षा में घुमाकर प्रश्न आ जाता है, तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको सही कर पाएँ, इसलिए ट्रिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वो शब्द है अज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ। ठीक, इसी तरीके से एक शब्द है अभिज्ञ, इसका विलोम होगा अनभिज्ञ। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इन सारे चीज़ों को याद कर लीजिए। फिर मैंने लिखा दिवस। दिवस माने होता है दिन, तो कई बार विकल्प में दिन भी लिख देता है। ठीक है, लेकिन इसका विलोम होगा रात्रि, और विकल्प में रात शब्द भी रहेगा, तो कई लोग जल्दीबाजी में रात को गोला रंग देंगे उसका, फिर उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये अगर तत्सम है तो ये भी तत्सम होना चाहिए, यही मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला शब्द मैंने लिखा निर्मल। ठीक है, निर्मल शब्द लिखा तो इसका क्या होगा, निर्मल मतलब स्वच्छ होता है, तो इसका जो विलोम होगा वो मलिन। ठीक है, विकल्प में गंदा भी दिया हुआ है, प्रदूषित भी दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन उसका सही जो विलोम है निर्मल का वो मलिन है। ठीक, इसके बाद मैं देख रहा हूँ जो अगला है द्युति। द्युति शब्द जो है इसका विलोम है, द्युति मतलब होता है प्रकाश, तो इसका विलोम जो हो गया वो हो गया अंधकार। अंधकार। ठीक, इसी तरीके से अगला शब्द है अपराधी। अपराधी का विलोम क्या होगा, अपराधी का विलोम होगा निरपराध। निरपराध। ध्यान देने वाली बात है कि मैंने निरपराध लिखा है और निरपराधी नहीं लिखा है, तो इस चीज़ को आप बहुत ही बारीकी से इसको देखने की ज़रूरत है। अपराधी का विलोम होगा निरपराध। ठीक, इसके बाद है अपव्यय। अपव्यय का जो विलोम होगा वो गया मितव्यय। आप देख रहे हैं मिलता जुलता शब्द है इसी से, तो विलोम को आप ठीक से पकड़ पाएंगे। इसी तरीके से मैंने लिखा महात्मा शब्द। महात्मा, इसका विलोम होगा दुरात्मा। ठीक है, महात्मा का विलोम दुरात्मा। प्राचीन शब्द है, ये एक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसके विलोम को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। प्राचीन का विलोम नवीन नहीं होता है बल्कि अर्वाचीन है। ठीक है, अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। कई परीक्षाओं में विकल्प में नवीन शब्द भी दिया रहता है, तो इन दोनों शब्दों को अर्वाचीन और नवीन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन सही मायने में यही है। इस प्रश्न को लेकर भी कोर्ट में बच्चे गए हुए थे, एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो इस प्रश्न को हटाना पड़ा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जंगम शब्द। जंगम का जो विलोम है वो है स्थावर। ऐसे शब्द आते रहते हैं हमेशा, कई बार इसको घुमाकर पूछ देगा कि स्थावर का विलोम क्या होगा, तो जंगम होगा, और जंगम का विलोम स्थावर। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। मैंने लिखा अगला शब्द पाश्चात्य, तो इसका जो विलोम होगा वो पौर्वात्य, ऐसे करके। ठीक, पाश्चात्य मतलब पश्चिम। जब मैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा रहा था, मतलब पश्चिम यूरोप के लिए जो यूज किया जाता है पाश्चात्य, और पौर्वात्य मतलब जो पूरब का है। ठीक है, तो ये इसका विलोम है, हमको विलोम से देखने का मतलब है। इसके बाद मैं देख रहा हूँ शब्द कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न। तो आप देख रहे हैं
कि कृतज्ञ मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न मीन्स होता है कि किए गए उपकार को न मानने वाला। ठीक, इसका विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का कृतघ्न। इसके अलावा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है, वो है अथ। अथ मतलब होता है कि शुरू होना, और इति मतलब कि समाप्ति होना। कई बार इसको आदि शब्द भी बोला जाता है, आदि का अंत। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न आते रहते हैं। इसी तरह से है अंतरंग। अंतरंग का विलोम बहिरंग, क्योंकि अंतरंग है और उसका विलोम बहिरंग होगा। ठीक है, फिर मूक। मूक मतलब चुपचाप रहने वाला, और उसका विलोम होगा वाचाल। जैसे कोई लिखा मूक ना, जैसे आपने देखा होगा मूक बधिर, तो मूक मतलब गूंगा जो नहीं बोल पाता है, और जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको बोला जाता है वाचाल। तो इसका विलोम क्या हो गया? वाचाल। ठीक, तो ये कुछ चुनिंदा शब्द हैं जो कि परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। तो अगर ये सवाल परीक्षा में आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सही कर आएंगे, और बाकी विलोम से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उनको आप थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर, उनको आराम से पढ़कर और इन ट्रिक्स को अपनाते हुए सही समय। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। विलोम को कैसे सही मायने में पहचानें वो भी समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।